नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अभी हम चर्चा कर रहे हैं जैसे कला प्रदर्शनियाँ और समाज। तो इसके दौरान जैसे मैंने बताया पहले कि कला समाज का दर्पण रही है। बिना कला के समाज नहीं है और बिना समाज के कला नहीं है। अब जैसे कलाकार जो समाज के अंदर अपनी रचनाएं भी करता है, अपने भाव है, अपने इमोशंस हैं, तो उनको समाज के समक्ष वो प्रस्तुत करता है। तो उसके लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए जैसे मैंने बताया कला प्रदर्शनियाँ। तो किस तरह से कला प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाना चाहिए, कला प्रदर्शनियाँ का इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में हमने अभी चर्चा करी कि जैसे प्राचीन काल में इस तरह से एग्जीबिशन करने का कोई तरह का कोई परंपरा नहीं थी। और मध्य युग में भी कलाएँ जबकि अपने चरम पर थी, तब भी कला प्रदर्शनी करके अपना अपनी कला का सार्वजनिक प्रदर्शन करने की प्रथा प्रचलित नहीं थी। बाद जैसे मान लो मौर्य युग था, गुप्त काल था, तब तो ये मूर्तिकार और वास्तुकला के दक्ष रचनाकार कभी कभी निजी कला का या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करते हो ऐसा उल्लेख नहीं मिलता हो। इन सब चीज़ों का उल्लेख जो मिलता है, भारत में कला सृजन के जैसे अनेक समृद्ध दौर भी रहे और कलाकारों के हाथों से बनी मूर्तियाँ, चित्रों से सम्राटों और राजाओं को प्रसन्न किया गया। तो इस प्रकार से कलाकार वहाँ उस समय तक कलाकार धर्म के साथ, राज दरबार के साथ में वो बंधे रहे, स्वतंत्र रूप से अपनी कला का कहीं पे प्रदर्शन वो नहीं कर पाते थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से के बाद में जैसे हमारे देश की सरकार ने व्यापक स्तर पर इन चीज़ों का, जिसमें कला प्रदर्शनियाँ हैं, कला जैसे ललित कला अकादमी है, संगीत नाटक अकादमी है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हैं, इसके अतिरिक्त जैसे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हर एक राज्य में ललित कला अकादमियों की स्थापना हुई। उसके साथ ही जैसे अलग अलग अनेक ग्रुप्स हैं जिन्हें जैसे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बम्बई, शिल्पी चक्र दिल्ली, उसके अलावा जैसे फाइन आर्ट्स, इंडियन फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी यानी आईफेक्स जैसी संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाओं भी ने भी कलाकारों को इस हेतु प्रोत्साहन किया और उनको अपनी कलाओं के प्रदर्शन हेतु मंच और स्पेस, जिनको कहते हैं आर्ट गैलरीज यानी कला दीर्घाएँ उपलब्ध करवाई तथा कलाकारों को एकजुट कर उनकी कला के सार्वजनिक प्रदर्शन को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। केंद्र राज्यों में कलाकारों की कला प्रदर्शन हेतु अन्य केंद्रों का सिलसिला रुका नहीं। जैसे उसमें चंडीगढ़, बाद में चंडीगढ़, दिल्ली, कलकत्ता, बड़ौदा, जयपुर आदि स्थानों पर जो यहाँ के विश्वविद्यालय रहे, यूनिवर्सिटीज़ रहे, उनमें भी कला विभाग खोले गए और ऐच्छिक विषयों के साथ साथ चित्रकला, संगीत आदि की शिक्षा भी दी जाने लगी साथ साथ ही। और एक ऐसा दौर भी आया जब दिल्ली, जयपुर, कलकत्ता आदि में जैसे मैंने बताया रविंद्र मंच है, उसके अलावा रविंद्र रंग मंच है। तो रविंद्र मंच में चित्रकला और मूर्ति कलाओं की प्रदर्शनी के लिए स्थान उपलब्ध होने लगे। रंगशालाओं में वहाँ के जो स्टेज है, मंच है, वहाँ पे अनेक नाटक और थिएटर्स नाटककारों के नाटक के लिए अपने उनको स्टेज उपलब्ध होने लगे। तो इस प्रकार से नृत्य है, नाटक हेतु मंच और स्टेज आदि बनाए गए उनके लिए, उपलब्ध कलाकारों के लिए। और धीरे धीरे जैसे भारत में भारत भवन भोपाल तथा जयपुर में जैसे जवाहर कला केंद्र जयपुर जैसे संस्थान भी स्वायत्तता देने की शर्त पर सरकारी प्रयास से निर्मित कराए गए और प्रदर्शनकारी कलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए इन केंद्रों को सभी साधनों से संपन्न बनाने का प्रयास किया गया। इनमें आयोजित प्रदर्शनियों द्वारा समाज का ध्यान कलाकार के सृजन की ओर दिलाया गया। तो इस तरह से स्वतंत्रता की चेतना से सराबोर भारतीय लोकतंत्र में जब कला एवं संस्कृति प्रेमियों के लिए कला के उत्कर्ष हेतु जब ये प्रयास यानी कि जो प्रयास भी अपर्याप्त सिद्ध है, तो देश के विभिन्न 4 स्थानों पर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की गई, जिनमें उदयपुर, नागपुर, पटियाला और इलाहाबाद नामक 4 शहरों में स्थापित किए गए। इन केंद्रों में भी कला प्रदर्शनियों का आयोजन हेतु कला दीर्घाओं और नाट्य मंचों की स्थापना की गई। और साथ ही प्रसन्नता की बात ये भी, कलाकारों के प्रोत्साहन व कला मान्यता के लिए हमारे देश में आज कोई 300 से अधिक निजी कला केंद्र, कला दीर्घा यानी कि आर्ट गैलरीज स्थापित हो चुकी है, जो कलाकारों को अपनी कला की प्रदर्शन कलाकारों को कला प्रदर्शनी
कि या अपने प्रदर्शन करने के लिए वो उनको उपलब्ध कराती है। अपनी आर्ट गैलरीज कलाकारों की कला को प्रदर्शित भी करती है और उनकी कृतियों का विक्रय करके उन्हें कलाकारों को आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध बनाने का प्रयास आज कई ऐसी संस्थाएं या कला एग्जीबिशंस, कला गैलरियाँ कर रही है, जो निजी हैं, सरकारी हैं। वो सभी इन दीर्घाओं में कलाकारों के संगठन सामूहिक कला प्रदर्शनी भी करते हैं, तो एकल प्रदर्शनी भी करते हैं। ये कला केंद्र कला प्रदर्शनियों के हेतु निर्धारित शुल्क कलाकार द्वारा बुक करने पर लिए जा सकते हैं, लेते हैं, तथा उन्हें वहाँ से प्रचार हेतु सहयोग भी मिलता है। तो ये जो निजी कला प्रदर्शनियाँ हैं और जो भी जैसे उनको मान लो मेंटेनेंस रखने के लिए, उनको साथ संभाल है, उनकी व्यवस्था के लिए, तो कलाकारों से एक सामान्य शुल्क लेकर उन्हें अपनी कला दीर्घाएँ, कला गैलरीज वो उपलब्ध कराते हैं, जिससे कलाकार अपनी कला को प्रदर्शित कर सके, समाज के समक्ष अपने रख सके। अब दो प्रमुख प्रकार है समाज में अपनी कला का प्रदर्शन कलाकार दो प्रकार से करता है। तो उनमें जैसे पहला है सामूहिक प्रदर्शनी आयोजित करके, यानी कि एक पहली है सामूहिक प्रदर्शनी यानी कि ग्रुप के माध्यम से, दूसरा है एकल प्रदर्शनी आयोजित करके। तो कोई भी कला ग्रुप यानी कोई भी आर्टिस्ट अपने जैसे एकल ग्रुप यानी स्वयं अकेले के रूप में भी वो अपनी कला का आज के समय में अपनी कला का प्रदर्शन कर सकता है, किसी भी आर्ट गैलरीज में, किसी भी स्टेट में, देश के किसी भी शहर में। दूसरा है वो अपने किसी भी ग्रुप है, अपना कोई ग्रुप है, अपनी एक संस्था है या अपने साथियों का ग्रुप है, उस ग्रुप को भी के द्वारा भी वो एक अपने सामूहिक ग्रुप के द्वारा भी सामूहिक रूप से भी वो अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। आरंभ में कोई भी कलाकार न तो इतना परिपक्व होता है और न स्थापित कि वह अपनी कला की एकल प्रदर्शनी कर सके। शुरू में उसके पास इतनी कलाकृतियाँ भी नहीं होती कि वह एकल प्रदर्शनी करने का साहस जुटा सके। अतः उसे प्राय कुछ कलाकारों अथवा कलाकारों के किसी संगठन के साथ जुड़कर सामूहिक प्रदर्शनी में अपनी कलाकृतियाँ प्रदर्शित करनी पड़ती है। यानी कि एक कलाकार है जो प्रारंभ में अपनी कला का निर्माण करता है, तो धीरे धीरे उसके पास इतनी पेंटिंग्स, इतनी कला का निर्माण नहीं हो पाता कि वो अपना एकल कर सके। तो इसके लिए वो सामूहिक रूप में अपने ग्रुप के रूप में किसी ग्रुप से जुड़ के और ग्रुप के साथ में अपनी कला का प्रदर्शन वो कर सकता है। अपनी जो सामूहिक जिसको कहते हैं संगठन के साथ जुड़कर सामूहिक प्रदर्शनी में अपनी कलाकृति को प्रदर्शित कर सकता है, यानी करता है। एकल प्रदर्शनी प्राय वही कलाकार करते हैं जो पर्याप्त अरसे तक कलाकृतियाँ तैयार करके उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। ये कला दीर्घा के संचालकों से बात करके निर्धारित तारीखों पर दीर्घा में केवल अपनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी अर्थात एकल प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं। यानी कि एकल जो प्रदर्शनी है कला प्राय वही कलाकार कर पाते हैं जो पर्याप्त अरसे तक यानी कि समय पे अपनी कई समय से बहुत समय तक अपना वो कार्य करते रहते हैं, कलाकृतियों का निर्माण करते रहते हैं और अरसे तक कलाकृतियाँ तैयार करके उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद में इकट्ठा करने के बाद वे कला दीर्घा के संचालकों यानी जो आर्ट गैलरीज होती है उनके जो संचालक है उनसे वो अपनी जो अनुकूल जब उनको तारीखें होती है उन तारीखों पे अनुकूल करके वो अपनी दीर्घाएँ अपनी बुक कर लेते हैं और बुक करके अपनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी अर्थात एकल प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं। तो इस प्रकार ये कलाकार की एक सुविधाओं के आधार पे ये होती है जिसके द्वारा वो अपना कार्य प्रदर्शित कर सकता है, जैसे एकल भी कर सकता है और समूह के द्वारा भी वो अपनी कला का प्रदर्शन वो कर सकता है और करता रहता है। अब जैसे एक प्रदर्शनी आयोजन करने के लिए क्या क्या ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि यानी कि एक आर्ट एग्जीबिशन करने के लिए किन किन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए एक आर्टिस्ट को कि वो किन किन बातों का ध्यान रखते हुए अपने आधुनिक समय में जैसे हम कह सकते हैं कि आधुनिक समय में कला प्रदर्शनी चाहे वह सामूहिक हो अथवा एकल उसे आयोजित करना अत्यंत परिश्रम और साध्य कार्य है। तो अपनी कला जैसे चित्र का निर्माण कर लिया और निर्माण करने के साथ में ही जैसे अगर मान लो जो प्रदर्शित करना चाहता है जहाँ पर भी चाहे किसी भी कला दीर्घा में तो उसके लिए उसको कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है।
तो जैसे आधुनिक समय में कला प्रदर्शन, चाहे वह सामूहिक हो अथवा एकल, उसे आयोजित करना अत्यंत परिश्रम का और साध्य कार्य है। उसके लिए कुछ पहले और कुछ बाद में बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। इनके बारे में हम आगे अगले वाले में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।